अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो चीज हम पढ़ेंगे उसमें एक पॉइंट है। मैंने आपको कल लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था, कल का जो हमारा एजेंडा था ना वो मुकम्मल नहीं हुआ था। कल हमने हिस्टोग्राम और वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वगैरह पे बात नहीं की थी, तो आज हम उसे मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है कि नहीं बेटा? इसमें ये सबसे पहली बात है कि डाटा की मैंने आपको बताया था 3 किस्में हैं। डाटा की क्या है? 3 किस्में हैं। उनमें एक था जी सिंपल रॉ डाटा। सिंपल रॉ डाटा को आपने बॉक्स एंड विस्क उसमें स्टेम एंड लीफ डायग्राम के जरिए क्या किया था आपने? स्टेम एंड लीफ डायग्राम के जरिए आपने उसको समराइज कर लिया। और उसके बाद आपने उसी के साथ आपने एक और चीज पढ़ी थी, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, जो 5 पॉइंट समरी थी। जो क्या थी? 5 पॉइंट समरी थी। ठीक है। उसके बाद बेटा एक चीज आती है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है, मिसाल के तौर पे, let x is the number of children in a family. Let x is the number of children in a family. अब इसमें ये बात आ जाती है कि फर्ज करें कि वो कहते हैं कि देयर वर 5 सच फैमिलीज जिनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, और 7 फैमिलीज थी जिनके यहाँ एक बच्चा था, और तकरीबन 14 फैमिलीज थी जिनके यहाँ 2 चिल्ड्रन थे, और तकरीबन 9 ऐसी फैमिलीज थी जिनके यहाँ 3 बच्चे थे। 4 बच्चों वाली 3 फैमिलीज थी और 5 बच्चों वाली एक फैमिली थी। ये बेटा इस तरह के जो डाटा होता है उसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इससे रिलेटेड जो बेटा डायग्राम्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं। इसमें आप सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते थे, सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते थे। और बेटा इसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टेप पॉलीगॉन बना सकते थे। ये सब आपके सिलेबस में नहीं। इसका मतलब है कि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डील करने के लिए आपके पास कोई भी तरीका नहीं है, यानी इससे रिलेटेड कोई भी डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं। इसके साथ एक सिंपल बार चार्ट भी बन सकता था, मगर ये सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं। क्योंकि ये डायग्राम ही आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप क्या कहते हैं उसकी, आप उससे रिलेटेड कोई भी आप चीज नहीं पढ़ेंगे। अब आगे आ जाए, डाटा की तीसरी किस्म आ जाती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जिस तरह फर्ज करें एक टीचर के पास काफी बड़ी क्लास है और उसने जनाब मार्क्स लगाए हैं बच्चों के इस तरह से कि उसने इस तरह से अपना डाटा कंपाइल किया है। उसने कहा जी कि 0 से लेकर 0 से लेकर 19 तक जो हैं वो आप कह लें कि तकरीबन 20 स्टूडेंट्स थे, या कह लें कि सॉरी 11 स्टूडेंट्स थे, थोड़ा डिफरेंट नंबर रखते। और 20 से लेकर आप कह लें 40 तक, 39, इसमें ये ऐसे कर लें, 0 से 19 ये है, और 20 से 39 तक तकरीबन 18 स्टूडेंट्स। और फिर 40 से लेके 59 तक कह लें कि 28 स्टूडेंट्स थे। और फिर 60 से लेकर 79 तक तकरीबन 15 स्टूडेंट्स थे। और फिर 80 से लेकर 100 तक तकरीबन
10 स्टूडेंट्स। इस तरह का जो डाटा होता है इसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें आपकी क्लासेस होती हैं और आप कहते हैं कि देयर वर 11 such students which had marks from 0 to 19 and there were 18 such students which had marks from 20 to 39। अब इसके लिए जो सबसे यूजफुल डायग्राम है जो हम बनाते हैं स्टैटिस्टिकल डायग्राम, उसको कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या उसे कहते हैं? हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम के लिए ये है कि अगर मैंने इस डायग्राम का हिस्टोग्राम बनाना है तो वो कुछ इस तरह का होगा। उसमें मैं जो ये देखें, एक क्लास जो है, जरा गौर से देखें, पहली क्लास को देखें और दूसरी क्लास को देखें। पहली क्लास जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 19 तक जा रही है और दूसरी क्लास जो है वो 20 से स्टार्ट लेकर 39 तक जा रही है। 20 से लेकर 39 तक जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पॉइंट 19.5 ये आपका बनेगा बाउंड्री। 19.5 इज अपर क्लास बाउंड्री फॉर द लोअर क्लास, यानी 19.5 क्या है? ये अपर क्लास बाउंड्री है किसके लिए? फॉर द क्लास जो 0 से 19 तक। एंड 19.5 जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री है किसके लिए? उस क्लास के लिए फॉर क्लास जो 20 से 39 तक। तो इसका मतलब ये है कि मैं इनकी जो बाउंड्रियां बनाऊंगा इन दोनों की, वो 19.5 पे बनाऊंगा और इसकी बाउंड्री बनाऊंगा 39.5 पे। इसकी बाउंड्री में लूंगा 59.5 पे और इसकी 79.5 पे। और इसकी वैसे बाउंड्री आप 100 पर ही बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है कि नहीं? अगली जो अपर लिमिट है उसका कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब आप लोग ये चीज देखो कि हिस्टोग्राम जो बनेगा वो, उसके लिए जो आपने यहाँ पर बाउंड्रियां दिखानी है वो कौन सी दिखानी है? 0 से स्टार्ट लेकर 19.5 और फिर 39.5 और फिर 59.5 और फिर 79.5 और फिर 100। और आपने वाई एक्सिस पर पूछे क्या लेना है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में जो खास चीज होती है कि वाई एक्सिस पर सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं होती। वाई एक्सिस पर जो चीज प्लॉट होती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। ठीक है कि नहीं है? इसको फ्रीक्वेंसी पर यूनिट वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पर यूनिट वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब ये चीज आ जाती है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होती है? क्लास विड्थ होती है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब ये देखें, इस क्लास की जो क्लास विड्थ होगी वो क्या बन जाएगी जनाब? इसमें आ जाएगी ये जनाब, इसकी क्लास विड्थ आएगी 19.5, इसकी 20, इसकी 20, इसकी 20, इसकी 20.5। यूं क्लास विड्थ आ गई। कोई मसला तो नहीं बेटा यहाँ तक? हेलो हेलो, यहाँ तक ठीक है? जी यस सर। सर। हम्म। यस सर। अच्छा, अब क्लास विड्थ ये आ गई बेटा। अब आप इस तरह से करने के फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट कर लें। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ।
तो 11 को आप 19.5 से डिवाइड करें तो देखें क्या आता है बेटा जी। 11 को अगर आप 19.5 से डिवाइड करें तो देखें क्या बनता क्या है ये, कोई बता सकता है मुझे? किसी के पास कैलकुलेटर हो तो वो जरा काइंडली हेल्प करे। सर फ्रैक्शंस बताएं। डेसिमल में बताएं। 6.56 6.56 0.56 0.9 1.4 0.75 और इसकी क्या है 0.499। देखें यही है। 4.9 आपकी आवाज कट रही है। 6.49 काफी है। अच्छा 0.49। तो अब जब यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं 6.49 आपकी आवाज फिर कट जाती है जब आप 0.4 कहते हैं तो फिर उसके बाद आगे मुझे आवाज नहीं आती कि क्या कह रहे हैं। हेलो आप आगे। सर सिर्फ 0.49 है। 0.49 ठीक है, सही है, ठीक। अब आप इस तरह से देख लें, यहां पर आप बना लें जनाब अपना वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी और यहां पर आप देखें ये कह लें आप 0.5 1.0 1.5। अच्छा जी, अब कि जो पहली है 0 से 19.5 इसमें 0.56 इज समवेयर ओवर हियर। ये पहला आ गया। फिर 19.5 से लेके 39.5 तक ये आ जाएगा जी 0.9 0.9 ये आ गया ये। फिर आगे 39.5 से लेके 59.5 तक आ गया 1.4। तो ये चीज इस तरह से 1.4 तक आ गई है। फिर उसके बाद आ जाती है 0.75 यहाँ तक आ गया और फिर 0.49 जो कि यहाँ से हो। तो इस तरह से आप अपना हिस्टोग्राम बनाते हैं। बास का वो इसमें जरा क्लास बाउंड्रीज का इशू था, जरा थोड़ा मुश्किल था ये। बास का वो आपके लिए बहुत आसान कर देता है बात को। वो इस तरह से कर देता है कि लेट्स वो टाइम टी को टाइम इंटरवल ले लें। लेट्स से कि टी को आप क्या ले लें टाइम इंटरवल। टी इज टाइम इंटरवल। फर्ज करें कि जी कि बच्चे जो हैं वो अपना सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आ, उसके लिए जो ग्रुप्स बनाए गए वो कुछ यूं थे कि 0 से लेकर तकरीबन 20 सेकेंड्स। अब इसमें ना ये यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर केस है ना, ये वाला जो यहाँ लिखा हुआ है 20, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो 19.999 है वो भी इसमें शामिल होगा और पूरे 20 हो जाए तो अगली क्लास में अगले ग्रुप में चला जाएगा 20 से 40 सेकेंड्स। अब ये जो 40 है ना इसमें 39.99999 भी होंगे तो वो इसमें ग्रुप में शुमार होगा। लेकिन जो ही फुल 40 होंगे तो इसमें ये अगले ग्रुप में चला जाएगा। इस तरह से ये देखें यूं आ रहा है। इसमें बेटा क्लास बाउंड्री बड़ी आसान होती है ढूंढनी। वो यूं होती है कि इसमें क्लास बाउंड्री बड़े आराम से आप बता देंगे जी कि ये 0 से डायरेक्ट 20 ही होगी क्लास बाउंड्री। 20 और फिर उसके बाद 40 और फिर 60 और फिर 80 और फिर 100। इसमें वो नहीं होगा कि एक चीज 19 पे खत्म हो रही है और दूसरी 20 से शुरू हो रही, क्योंकि इसमें बाउंड्री बन ही 20 की रही है। 20 से फौरन अगला इंटरवल स्टार्ट हो जाता है और फिर इस जगह पर आप वाई एक्सिस ले लें फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है। अब इसमें लकीली क्लास विड्थ सब में सेम है 20 20 20 20 और 20 की क्लास विड्थ है। अगर फर्ज करें किसी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसियां हैं वो यूं हैं, लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 25 है, इसकी है 35, इसकी है 24,
इसकी है 16। तो फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आप निकाल लें। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको पता है कि क्या होगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आप निकाल लें, इधर इधर लिख लेते हैं, हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, तो ये आएगी जी 0.75। 25/20 कितनी होती है? 1.25। 35/20 कितनी होती है? 1.75। 24/20 कितनी होगी? 1.2 गालिबन। और 16 कितनी होगी? 0.8। तो यहाँ पर आप आराम से इनका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ये देख, तो 0.75 यहाँ पर आ गई, और 1.25 ये आ गया, ये इस तरह से। और 1.75 यहाँ, और इस तरह से 1.2 जो, और 0.8 जी। और इनको फिर आप ये आप रीजन आप शेड कर लें इस तरह से। तो ये आपके पास हिस्टोग्राम बन गया है। तो आए जरा हिस्टोग्राम थोड़े से देखते हैं पास पेपर्स के, ये पास पेपर्स में हिस्टोग्राम कैसे आए हुए हैं। जी, ये देखिए हम कल ये क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे कुछ, तो आए जनाब हम एक हिस्टोग्राम से रिलेट, जी ये देखिए, नहीं ये तो खैर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। जी, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें बहुत आसान है। क्लास बाउंड्री, एक क्लास 5 पे खत्म हो रही है तो दूसरी 5 से शुरू हो रही है। इसमें ये देखें, इसको यहां पर लिख लेते हैं हम लोग अपना सारा डाटा। टाइम वो क्या है जी? 0 से 5, और 0 से 5 है तो इसकी जो क्लास विड्थ है वो कितनी होगी? 5। फिर दूसरा है 5 से लेकर 10 तक, इसकी क्लास विड्थ भी 5 होगी। फिर 10 से लेकर 20 तक, इसकी क्लास विड्थ होगी 10, क्योंकि वो बड़ा इंटरवल है। फिर 20 से आगे है जनाब 30, इसकी क्लास विड्थ होगी 10। और फिर 30 से 50, इसकी क्लास विड्थ है 20। और इनकी फ्रीक्वेंसियां कितनी हैं? 23, 102, 135, 76, 24। यहाँ पर हम एक और कॉलम ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, जो कि फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। अब देखें 23/5 क्या होगा? 23/5 क्या होता है जी? 23/5 क्या होगा? 4.6। 102/5 क्या होगा? 20.4। और उसके बाद 135/10 क्या होगा? 13.5। 76/10 क्या होगा? 7.6। और 24/20 क्या होगा? जनाब ये देखिए ये कितना बनता है बेटा? 1.2 मेरा ख्याल है। जी, अब आप हिस्टोग्राम इसका बना सकते हो, बहुत आसान है इसका हिस्टोग्राम बनाना। क्यों? ठीक है कि नहीं?
ये 0 से लेके 5 तक ये हो गया, ये 10 हो गया, फिर ये 20, ये 30, और फिर ये 50 आपके पास। तो आप देखें आपकी जो अनइवन क्लासेस हैं ये, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इधर प्लॉट कर लिया आपने। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की हाईएस्ट से ये इधर 5 ले लें, इधर आप ले लें 10, इधर ले लें 15, इधर ले लें 20। तो पहली की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 4.6, 4.6 यहां तक आता है, ये है जनाब पहली। 20.4 दूसरे की है, ये इस तरह से, ये। उसके बाद 13.5 तीसरे की है, उसकी विड्थ जरा ज्यादा है, यहाँ पर 13.5 पर पहुंच जाए, ये वाली, ठीक है कि नहीं। और फिर 7.6, 7.6 इज समवेयर ओवर हेयर, ये जनाब 7.6 होगी। और उसके बाद 1.2, 1.2 इज समवेयर ओवर हेयर, यहां से शुरू करिए। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम आ गया। इसमें जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स होता है, इसमें एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है? किसी भी एक रेक्टेंगल का जो एरिया वो क्या है, ये चीज आप देखेंगे क्लास विड्थ है, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। फिर एरिया किसके बराबर होगा इसका? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ इनटू दिस, तो ये फ्रीक्वेंसी के बराबर बन जाए, ठीक है कि नहीं। यूं आप इसका बेटा हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इस केस में आप देखें कि बाउंड्रीज का इशू कोई नहीं था इस क्वेश्चन में। एक क्लास जो थी वो 5 पे खत्म हो रही थी, दूसरी 5 से शुरू हो रही थी, इसलिए इस क्लास इसमें वो इशू नहीं था। आगे देखें जरा, एक और ये देखिए ग्रिड दिया हुआ था, उसके ऊपर आपने बनाना था। अब इसमें भी बहुत आसान है, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 पे ही शुरू हो रहा है अगली क्लास, तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है कि नहीं। और इसका भी हिस्टोग्राम ये बन जाएगा बड़ा आसान। ये जनाब ये तो खैर स्टेम एंड लीफ डायग्राम है। हम्म, अच्छा जी। मैं कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ, मिसाल के तौर पर आप देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला अगर इसका वो हमसे कहता है हिस्टोग्राम बनाते हैं, अगर अगर वो कहता, तो फिर ये जो एक क्लास थी जो कि 0 से लेके 4 तक थी, और दूसरी जो थी वो 5 से शुरू होकर 10 पे खत्म हो रही थी, और अगली जो थी वो 11 से स्टार्ट लेकर 20 तक जा रही थी। इसमें जो क्लास बाउंड्रीज बन रही हैं वो ये बन रही हैं, ये 4.5, 4.5 इज द अपर क्लास बाउंड्री फॉर द क्लास जो कि 0 से 4 वाली। और 10.5 ये देखें 4.5 जो है इस क्लास की, ये जो वो क्लास है जिसको मैं पर्पल से शेड करने लगा हूँ, ये जो पर्पल कर दी है पूरी क्लास हमने, इसके लिए 4.5 लोअर क्लास बाउंड्री है, और 10.5 इसके लिए अपर क्लास बाउंड्री। तो इसमें फिर जो अगर तो हिस्टोग्राम बनवाते तो फिर वो पॉइंट इन बाउंड्रीज पे खड़ा होना था। कुदरती इस हाँ मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। एक मिनट है, मैं आपको क्वेश्चन हिस्टोग्राम, जी ये बड़ा हिस्टोग्राम ये देखें। अब इसमें हिस्टोग्राम है तो ये चीज जो है ना, यहाँ 10.5 पे उनका बाउंड्री होगी, यहाँ 15.5 पे होगी, यहाँ 30.5 पर होगी, और यहाँ 50.5 पे। तो ये आप देखें उन्होंने यही चीज इधर जो हिस्टोग्राम बनाया हुआ होगा वो इसी पर ही बनाया हुआ होगा। ये देखें बार एंड्स, ये देखें कि 10 ये जो है ना 30.5, 50.5, और यहाँ पर उन्होंने ये किया है कि जो कि ये 0.55 पे चल रहे हैं और इसके लिए ये पीछे 0.5 है, इसको भी उन्होंने फिर आगे 60.5 कर दिया, ताकि
एक यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे। तो इस तरह से इनकी क्लास बाउंड्रीज जो है वो बना दी गई। ठीक है, 60 को भी फिर उन्होंने आगे 60.5 कर दिया, हालांकि वैसे 60.5 तो कोई वो बनती नहीं है, तो वो 60.5 उसकी बाउंड्री डिक्लेयर कर। सर ये करना जरूरी है 60.5? जी हाँ, ये ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे बेटा, ये सही है, इस तरह ठीक है। ठीक है कि नहीं? और सर क्या कहते हैं, हाँ आखिरी आखिर, क्योंकि बाकी सबकी 0.5 पर आ रही है, तो इसको भी आप इस तरह से कर दें। ठीक है, अच्छा जी। अब ये हिस्टोग्राम, मुझे बताएं हिस्टोग्राम से रिलेटेड कोई बात आपने पूछनी तो नहीं है? हेलो, अभी नहीं फिलहाल? सर। No, sir. ठीक है, अच्छा, अब आगे हम चलते हैं और हमारा अगला जो पॉइंट है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के ऊपर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो देख लें। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन को देखें, ये आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर। ये आपकी फुल स्क्रीन पर सारा रोशन है कि नहीं, नजर आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. पढ़ा जा जी सकता है भाई, सब लोग देख लें। हम्म, अच्छा जी, ये चीज देखें यहाँ से। ये हमने इसका एक एरो बना दिया यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, और एक हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा बन गया, और पहले वाला थोड़ा सा मजे का नहीं बना, उसको हम चलो ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो वैल्यूज प्लॉट करेंगे वो कैसे प्लॉट करेंगे? जी, ये आ गया 0, और यहाँ कहीं आपका आएगा 9, तो ये आपके बीच में यहाँ कहीं आपने बना लिया 9.5। और फिर अगला आपका आ गया जी 14, बल्कि डबल कर लें, हाँ डबल कर लें तो ज्यादा अच्छा। आप 1 यूनिट को ले लें, 2 बॉक्सेस, तो 19.5 आएगा यहाँ कहीं, सॉरी 9.5, यहाँ कहीं क्या आएगा 9.5। अगर आपने डबल, हाँ यहाँ आएगा जी 9.5। ठीक है कि नहीं? अब आगे आ रहा है 14.5, 14.5 आएगा यहाँ कहीं 14.5, और फिर आएगा जी 19.5, वो यहाँ कहीं आएगा, और फिर 30.5 आप कह लें, 19.5 और 30.5 यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, और 30.5 इससे जरा सा आगे हो। ठीक है, अब आप ये चीज देखें, आपको पता है कि आप टेबल, ये आपके पास टेबल आ गया, ये आ गया लेंथ 0 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 30, और ये इनकी आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15, 48, 66, 21, और यहाँ आप ले लें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 15 है, 15 को 48 में ऐड करें तो देखें क्या बनता है, 63 बनता है। 63 को में आप 66 ऐड करें तो क्या बनता है, 129 बनता है, और 129 में 21 ऐड करें तो 150 बनता है। अब इसका मतलब आपने टोटल फ्रीक्वेंसी 150 तक प्लॉट करनी, तो ऐसे कर लेते हैं कि इसको ये ले लेते हैं हम अपना 50, ये हमारा हो गया 100, और ये हमारा हो गया 150। क्या ख्याल, हमने ठीक ही कर लिया, 150 तक ही आ गया। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यू शुड बी नोइंग फ्रॉम योर ओ लेवल नॉलेज, वरना मैं रिवाइज करा देता हूँ कि वो आपको पता है, आप हमेशा अपर क्लास बाउंड्री पे प्लॉट करते हैं, यानी ये जो 15 है, ये 9.5 पे प्लॉट होगा इस जगह पर,
9 और 10 के दरमियान 9.5 पे, तो 15 कहाँ आता है? अगर 20 बॉक्सेस जो हैं वो 50 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, 20 बॉक्सेस अगर 15 को 50 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो तकरीबन रफली 6 बॉक्सेस जो हैं, 6.66 बॉक्स, 6 बॉक्सेस, लिटिल मोर देन 6 बॉक्सेस यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेंगे 15 को। तो 9.5 के ऊपर मैं ये पॉइंट प्लॉट करता हूँ। फिर मैंने 63 को प्लॉट करना है यहाँ पर 14.5 पे। तो 63 जो है वो होगा जी 20 to 50 होता है, 2 to 5 है। अच्छा, हर 2 बॉक्सेस जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से आप ले जाएं इसके ऊपर, यहाँ इधर से 4 बॉक्सेस ऊपर जाएंगे तो 60 पे पहुंच जाएंगे, और फिर जरा सा एक ऊपर करें तो 63 बीच में कहीं है ये पॉइंट। और फिर 129 129 आप प्लॉट कर देंगे 19.5 पे। 129 समवेयर ओवर हेयर। मैं अब रफ सा प्लॉट कर, ज्यादा गौर से नहीं देख रहा क्योंकि मैंने डायग्राम को छोटा किया हुआ है, तो मुझे सही तरह से इसके वो नहीं पता चलेंगे। और फिर आखिर में 150 जो है वो आ गया यहाँ। तो इसको आप यहां से यूं मिला दें। ये आपका बन गया जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे जो इस वक्त तक आपको आने चाहिए, वो आपसे वो पूछ सकते हैं जी कि मीडियन इससे निकाल के दिखाएं। बेटा इसमें मीडियन निकालना बड़ा आसान होता है, आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। 1/2 ऑफ एन करते हैं आप, 1/2 ऑफ एन 150 कितना होता है? 75। इसमें बेटा वो n+1 वगैरह नहीं करते, सिंपली आप 75 से यूं लाइन खींचे यूं, और इसको यूं नीचे लेकर आए, और यहां से जो भी आंसर आएगा उसे रीड करें, ये आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, ये मैं बॉक्सेस को अगर आप गौर से देखें तो मेरे लिए 15 या 15 पॉइंट समथिंग बन रहा है। और उसी के बाद जब आपने लोअर क्वार्टाइल निकालना हो तो 1/4 ऑफ एन करें। 1/4 ऑफ एन क्या होता है? 150 के साथ 1/4 ऑफ एन करें तो ये 37.5 आता है। तो रफली जहां कहीं यहाँ 37.5 आए, उसके ऊपर से आप ये यूं लाइन खींच के यूं लाएं, और यहां से यूं लाकर ये वाली वैल्यू रीड करें, तो ये आपके पास लोअर क्वार्टाइल बन गया। और उसी तरह से फिर 3/4 ऑफ एन करें, 3/4 ऑफ 150 करें, ये क्या बनता है? तो मुझे बता सकता है कि नहीं? हेलो। 3/4 ऑफ 150 क्या होता है? वो होता है जनाब 112.5। 112.5 समवेयर यहाँ कहीं आ रहा है। यहाँ से इसको यूं खींचे और यूं नीचे लेकर आए, तो ये आपके पास अपर क्वार्टाइल बन गया। तो ये देखें, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, ये हाईएस्ट वैल्यू आ गई और ये लोएस्ट वैल्यू है। तो अब देखें आपके पास खड़े खड़े नीचे एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बन गया। तो बेटा ये एक रफ सा मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं। अब जो ये असाइनमेंट आपको दी गई है, इसके अंदर जाहिर है मैंने क्वेश्चन पास पेपर से उठाए हैं, तो इसमें जहाँ कहीं मीन और एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस वगैरह की बातें, ये टॉपिक हमने अभी नहीं पढ़ा, ना मीन वगैरह नहीं पढ़ा, ना वेरिएंस पढ़ी है हमने। बाकी सब कुछ पढ़ लिया है, मीन और वेरिएंस नहीं पढ़ा। ठीक है कि नहीं? अगर वो आपसे कहे इसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना हुआ हो यूं करके, और अगर वो आपसे कहे जी कि मुझे इसका 90th परसेंटाइल चाहिए, क्या चाहिए? 90th परसेंटाइल। 90th परसेंटाइल, तो उसका तरीका ये होता है कि 90/100 करके एन से निकाल लेते हैं वैल्यू। फर्ज करें आपका एन जो था, मैं मिसाल देता हूँ आसान बनाने के लिए, कि आपका एन 200 था, उससे आपको पता चल गया कि 90th परसेंटाइल बनेगा 180 पे। तो जहां कहीं 180 की वैल्यू आएगी,
वहां से यूं आकर ये वाली जो वैल्यू आप रीड करेंगे, ये वैल्यू कहलाएगी 90th परसेंटाइल। 90th परसेंटाइल का मतलब है कि टॉप टॉप 10% की वैल्यूज उससे ऊपर है और 90% वैल्यूज उससे नीचे हैं। यानी उससे ऊपर का डाटा सिर्फ 10% रह गया है और उससे नीचे का डाटा जो है वो 90%। ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई आपसे कहे 7th डिसाइल निकालें आप, 7th डिसाइल, इसका मतलब है 7/10 ऑफ n करें, और वो चीज जो है, जो चीज भी वो होगी, यहां से फर्ज करें कि वो 7/10 ऑफ 200 करें अगर आप, तो ये बनती है 140। तो यहाँ जहां भी 140 आएगा वहां से आपको 7th डिसाइल मिल जाएगा। 7th डिसाइल का मतलब होता है डाटा का 7/10 ऑफ n, का मतलब है कि उससे आगे का जो डाटा है वो है 30%, और उससे पीछे का जो डाटा है वो है जी 70%। इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं डिसाइल्स और परसेंटाइल्स क्वार्टाइल्स के अलावा। जी, यहाँ मेरी गुफ्तगू जो है आज के दिन की जो है वो इट कम्स टू एन एंड ओवर हियर।